और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने इन हमलों का बदला लेने की धमकी दी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेमेबाजी भी दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने जहां एक और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर मदद मांगी है, तो वहीं अमेरिकी हमलों को लेकर दुनिया के हर हिस्से से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। दूसरी ओर ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले जारी हैं, तो ईरान भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के जंग में कूदने के बाद मध्य पूर्व में जारी संघर्ष न सिर्फ खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, बल्कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रूस, चीन जैसे देशों ने खुलकर ईरान के पक्ष में बयान देते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील तो की, लेकिन परमाणु मसले पर मॉस्को के बयान ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। उधर यूरोप के कई देश ट्रंप के समर्थन में खुलकर तो खड़े नजर आते हैं, लेकिन सैन्य सहयोग के मसले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। हालांकि सैन्य शक्ति को लेकर अमेरिका किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं दिखता, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऐसे करीब 9 सैन्य अड्डे हैं जो जरूरत पड़ने पर ईरान को कभी भी तबाह कर सकते हैं। बहरहाल जंग में अमेरिका ने फिलहाल अपना दायरा सीमित रखा है। इसीलिए तो ट्रंप ने अपने सैनिकों को सिर्फ ईरान के परमाणु साइट्स पर बमबारी की इजाजत दी। यानी अमेरिकी बमवर्षक जहाज के निशाने पर सिर्फ तेहरान का परमाणु कार्यक्रम था, न कि ईरानी सत्ता। लेकिन खामनेई प्रशासन पर ट्रंप के ताजा बयान के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के बहाने ईरान में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास न शुरू कर दे, क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। उधर अमेरिकी हमले से बिलबिलाए ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी दे डाली। ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गैमलर करार दिया। खमनेई ने कहा कि जंग की शुरुआत अमेरिका ने की तो संघर्ष को खत्म ईरान करेगा। तेहरान ने कहा कि अब उनके निशाने पर पश्चिम एशिया में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 9 सैन्य ठिकाने हैं, जिसका इस्तेमाल अमेरिका रणनीतिक कार्रवाई के लिए करता है। बहरहाल ईरान इजराइल युद्ध के दौरान खेमेबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ईरान के पक्ष में रूस ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेहरान को परमाणु हथियार देने को तैयार है। बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। बैठक के बाद पुतिन ने अमेरिका की निंदा करते हुए ईरान के खिलाफ हमले को अकारण किया गया आक्रमण करार दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आपात बैठक की, जिसमें फोर्दो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र सहित ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद की स्थिति पर विचार किया गया। महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। अमेरिकी बमबारी से फोर्दो परमाणु स्थल के भूमिगत हिस्सों को महत्वपूर्ण नुकसान होने की संभावना जताई। बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने समुद्री जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा, जो महंगाई को बढ़ाएगा। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार हैं और ईरान को लेकर के काफ़ी उनको महारत हासिल है। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। खेमेबाजी जो चल रही है अमेरिकी हमलों के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, खेमेबाजी कोई आज की बात नहीं है। ये तो कई बरसों से ये बढ़ गया है। पहले इसकी शुरुआत हुई थी
यूक्रेन वॉर से, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल की में ये खेमेबाजी सबसे पहले देखने में आई। जो आज की बात है उसमें ये देखना होगा कि बाहर की शक्तियां इस मामले को और ना उछालें। इसमें डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। इसमें ना ईरान का हित है, ना ही इजराइल का हित है। इजराइल का अभी तो हाथ ऊपर है, लेकिन ये लड़ाई का शुरू का चरण है। अगर आप देखें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, एक 2002 की में इराक पे जब युद्ध हुआ था, उस समय जो अमेरिकन राष्ट्रपति बुश सेकंड थे, उन्होंने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया जंग फतेह हो गई। एक वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे खड़े होकर उन्होंने ये बयान दिया था। और उसके बाद साहब वो जंग जो है वो चलती रही। अमेरिका वहां से निकलने पे मजबूर हुआ और वो सिविल वॉर चल रही है। उसका नतीजा हुआ कि वहां से ही आईसिस उठ के आया। तो इसको देखते हुए, और ईरान जो है इराक से बड़ा मुल्क है, बल्कि इस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। तो आगे के कदम बड़े सोच समझ के उठाने होंगे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इजराइल की असुरक्षा की भावना है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको करने के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो टू स्टेट सोल्यूशन। ये जो नारेबाजी होती है कि फ्रॉम जॉर्डन टू सी, फ्रॉम रिवर टू सी, जो इजराइल के अस्तित्व को ही मानने से लोग इनकार कुछ अरब मुल्क करते हैं या एक वर्ग करता है। इसका ठीक है सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, लेकिन अभी की अगर हम स्थिति को देखें सर, तो जिस तरह से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। कल मेदवेदेव का एक बयान आया था कि ईरान को वो वॉरहेड उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ऐसे में एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो बदला लेगा, तो ये रूस और ईरान के बीच में हाल के दिनों में एक फैक्ट भी हुआ है दोनों के बीच में। इसको देखते हुए रूस की भूमिका किस ओर जा सकती है, क्या कुछ आप कहेंगे? साहब, रूस ईरान का समर्थन कर रहा है राजनीतिक तौर पे, लेकिन वो कोई सैनिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप देखिए सीरिया में, वहां तो उनकी बेस भी थी, और असद की सरकार जब गिरी तो उन्होंने कोई सैनिक हस्तक्षेप नहीं किया। ईरान तो और दूर है, तो यहाँ सैनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि रूस के आने से एक जो असंतुलन बना था राजनीति में, उसमें कुछ सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन की बड़ी ज़रूरत है, नहीं तो एक पक्ष ज़्यादा भारी हो जाता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। ठीक है सर, इस सबके बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इजराइल अभी भी वहाँ पर ईरान के अंदर बमबारी कर रहा है, ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पे, तो ये स्थिति वहाँ पर किस ओर जाते हुए आपको दिख रही है? साहब, अगर अमेरिका अपना हाथ समेट ले तो ये लड़ाई जो है कल बंद हो जाएगी। इजराइल इस स्थिति में नहीं है कि वो ये लड़ाई अपनी शक्ति से वो जारी रखे, और ईरान चाहता ही नहीं है, क्योंकि ईरान का इस समय कमज़ोर स्थिति में है। तो ये लड़ाई अगर इजराइल में उनका क्या सोचना है, उनका सोचना है कि इनके परमाणु जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको रोक दिया जाए। और सत्ता परिवर्तन की बात भी नेतन्याहू साहब कह चुके हैं। इस तरह के सैनिक
आक्रमण से तो दोनों बातों पे उल्टा असर होगा। मैं रह चुका हूं ईरान में 4 साल और ज्यादा वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कोई ज्यादा खास उत्साह नहीं था लोगों का। वो प्रोग्राम अपना चलाना चाहते थे। उनकी एक विचारधारा है कि साहब हम बड़े मुल्क हैं, हमें भी सबके बराबर होना चाहिए। वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना चाहते थे, लेकिन वेपनाइजेशन के लिए नहीं सपोर्ट था। आज वो सपोर्ट है, बढ़ गई है, और इसके साथ ही ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप की वजह से जो ईरानी सरकार है, रजीम जो भी आप कहें उसको, उनकी सपोर्ट भी बढ़ गई है। ठीक है सर। तो ये सर अब यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, अभी हम आपसे बात